कक्षा 11 भूगोल अध्याय 8 सौर विकिरण ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। ये आपके अध्याय में पढ़ना है, तो चलिए इसका अध्ययन आज किया जाए। अब देखिए सौर विकिरण क्या है। सौर विकिरण का मतलब है कि जो सूर्य से लघु तरंगे आ रही हैं पृथ्वी की तरफ, वही सौर विकिरण है। अब वो सौर विकिरण किस तरह आ रही है, इसका अध्ययन हमें इस अध्याय में करना है। सौर विकिरण, बस ये मोटे में जानिए कि सौर विकिरण सूर्य से जो किरणें आ रही हैं लघु तरंग के रूप में, वो पृथ्वी के वायुमंडल से होती हुई पृथ्वी तक पहुंचती हैं, जिससे उसका काफ़ी ह्रास होने के बाद धरातल तक पहुंचता है। धरातल पर पहुंचने के बाद धरातल गर्म होती है और गर्म होने के बाद धरातल दीर्घ तरंगों के रूप में उस सौर विकिरण से प्राप्त ऊर्जा को वायुमंडल में वापस कर देती है। तो ये हुआ सौर विकिरण। और ये जो क्रिया हो गई कि सौर विकिरण से धरातल ऊर्जा प्राप्त करती है, गर्म होती है और पुनः दीर्घ तरंगों के रूप में वापस कर देती है, तो इससे होता क्या है कि धरातल में संतुलन, ऊष्मा संतुलन बना रहता है। तापमान, सूर्य की किरणों से जो ऊष्मा धरातल को प्राप्त हो रही है वही तापमान है। तो आइए हम इस अध्याय का विस्तृत वर्णन करें। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं सौर विकिरण पर। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्यातप कहा जाता है। सीधा सीधा आप जान लीजिए कि सौर विकिरण यानी सूर्य की किरणों से जो लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में पृथ्वी की तरफ आ रही हैं, पृथ्वी को प्राप्त हो रही है, वो ऊर्जा को या तो आगामी सौर विकिरण कह लीजिए या इसी को सूर्यातप यानी इंसुलेशन कहा जाता है। पृथ्वी भूआभ यानी इसकी आकृति क्या है, जियोइड यानी भूआभ। आप जानते हैं कि ये पृथ्वी पूरा गोलाकार नहीं है, ये ज्वाइड आकार क्या है। सूर्य की किरणें वायुमंडल की ऊपरी भाग पर तिरछा पड़ती हैं, वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछा पड़ती हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का बहुत कम अंश को ही प्राप्त कर पाती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल के ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडल की ऊपरी परत पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रतिवर्ष थोड़ा परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होता है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर यानी सूर्य से दूर अपसौर इसको कहा जाता है एफेलियन। और 3 जनवरी को
पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी पर होती है। इस स्थिति को उपसौर यानी सूर्य से कम दूरी और इसे कहा जाता है पेरिहेलियन। तो आप समझ गए, जब सूर्य अधिक दूरी पर होता है तो अपसौर अफेलियन, और जब सूर्य से कम दूरी पर पृथ्वी होता है तो वो होता है पेरिहेलियन यानी उपसौर। इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यताप 3 जनवरी को 4 जनवरी की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता है। फिर भी सूर्यातप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों जैसे स्थल एवं समुद्र का वितरण, वायुमंडल पर संचरण के द्वारा कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्यातप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाता है। अब देखिए, पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप में भिन्नता, यानी पृथ्वी की जो सतह है सब जगह एक तरह से सूर्यताप नहीं मिलता है, उसमें भिन्नता आती है। सूर्यताप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन, हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। सूर्यताप में होने वाली विभिन्नता के कारक पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नति कोण यानी उनका किरणों का झुकाव, दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता, स्थल विन्यास, परंतु अंतिम 2 कारकों का प्रभाव कम पड़ता है। यह तथ्य है कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यानी यह तथ्य है कि पृथ्वी का अक्ष यानी सीधा जो लंबवत है, अक्ष सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। तो यानी जो पृथ्वी का झुकाव है वो भी सूर्यातप को बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो आगे अगर फिगर कोई दिया होगा तो हम उसमें समझा देंगे। सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक किसी का नति कोण है। क्या मतलब? सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक किरणों का नति कोण। ठीक है, किरणों का यानी जो प्रकाश आ रहा है वो सीधा पड़ रहा है कि या तिरछा पड़ रहा है। तो किरणों का तिरछापन और सीधा पड़ना भी सूर्यातप को प्रभावित करता है, यानी धरातल को प्राप्त होने वाले तापमान को प्रभावित करता है। सीधे पड़ेगी तो अधिक ताप मिलेगा, तिरछे पड़ेगी तो कम ताप मिलेगा। यह किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा अर्थात ध्रुवों की ओर होगा, किरणों की नति कोण उतना ही कम होगा। किरणों का नति कोण उतना ही कम होगा, अतएव सूर्य की किरणें तिरछे पड़ेंगी। कहने का मतलब ध्रुवों की तरफ आप ज्यों ज्यों जाएंगे त्यों त्यों आप देखेंगे कि सूर्य की किरणें वहाँ तिरछी पड़ रही हैं और शायद ध्रुवों पर तो बिल्कुल समानांतर पार कर जाती हैं।
तो ध्रुवों की तरफ ऊर्जा का कम वितरण पाया जाता है। बड़े क्षेत्र ये कीड़ों के नतिकोण कम होगा, अतएव सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। अब आप यहाँ किरणों के नतिकोण उतना ही कम होगा, ये न कह करके आप डायरेक्ट यूँ समझ लीजिए कि अक्षांश जितना उच्च होगा सूर्य की किरणें उतना ही तिरछी पड़ेंगी और ध्रुवों पर तो समानांतर निकल जाती हैं। तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी किरणें कम स्थान पर पड़ती हैं। किरणों के अधिक क्षेत्र पर पड़ने के कारण ऊर्जा वितरण बड़े क्षेत्र पर होता है तथा प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिलती है। इसके अतिरिक्त तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है, अतः अधिक अवशोषण, प्रकीर्णन एवं विसरण के द्वारा ऊर्जा का अधिक ह्रास होता है। तो इसको भी ज़्यादा नहीं, बस इतना समझिए कि ध्रुवों की तरफ आप ज्यों-ज्यों जाएंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी और भूमध्य रेखा के आसपास ये जो है लंबवत पड़ती हैं। तो जहाँ किरणें लंबवत पड़ेंगी तो वो सीधे पहुँच भी जाती हैं और कम स्थान को भी घेरती हैं सीधे, तो वहाँ क्या होता है, सूर्यताप अधिक प्राप्त होता है। और जहाँ जहाँ तिरछी पड़ेंगी वहाँ एक तो किरणों को दूरी अधिक दूरी तय करना पड़ता है, साथ में वायुमंडल में अधिक प्रवेश करने के कारण उसका प्रकीर्णन भी होता है और धरातल पर सीधे न टकरा करके जब वो कोण के रूप में टकराती हैं तो उसका रिफ्लेक्शन भी अधिक होता है। तो इस तरह जो है कम सूर्यताप प्राप्त होता है सूर्य के किरणों के तिरछा होने के कारण। सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। लघु तरंग दैर्घ्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर के गुजरती हैं। क्षोभ मंडल में मौजूद जलवाष्प, ओजोन तथा अन्य किरणें अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। ये ओजोन जो है अल्ट्रावायलेट रेस को अवशोषित कर लेती हैं। क्षोभ मंडल में छोटे निलंबित कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर प्रकीर्णित कर देते हैं। यानी जो निलंबित छोटे छोटे कण हैं वो क्या करते हैं, जो किरणों के स्पेक्ट्रम हैं उनको अंतरिक्ष में और पृथ्वी की सतह की ओर क्या करते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं। वहाँ से टकराती है तो कुछ भाग जो है पृथ्वी की तरफ आ जाती, कुछ अंतरिक्ष की तरफ चली जाती है। यही प्रक्रिया आकाश के रंग के लिए उत्तरदायी है। इसी से उदय और अस्त होने के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता तथा आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ऐसा वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संभव होता है। अब आप देखेंगे सूर्यातप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण। सूर्यातप का धरातल पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा में उष्णकटिबंधी यानी उष्ण कटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक भिन्नता पाई जाती है। यानी इतना अंतर आता है। सबसे अधिक सूर्यातप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर
प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। उष्णकटिबंध की अपेक्षा विषुवत रेखा पर कम मात्रा में सूर्यातप प्राप्त होता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षाकृत कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों में ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है। वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। वायुमंडल का गर्म होना और ठंडा होना, इसका अर्थ है। अब इसको हम अध्ययन करेंगे कि ये कैसे गर्म होता है और कैसे शीतल होता है। वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं। प्रवेशी सौर विकिरण यानी जो आ रही है सौर किरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी की सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को चालन यानी कंडक्शन कहा जाता है। कहने का मतलब आप कंडक्शन के बारे में जानने होंगे कि चालन क्या होता है। जब कोई गर्म वस्तु किसी अन्य गर्म वस्तु या पिंड के संपर्क में आती है तो क्या होता है, गर्म पिंड से ठंडे पिंड की तरफ ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऊर्जा के इस प्रवाह को ही चालन कहा जाता है और ये चालन तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों पिंड समान तापमान के हो जाएं या तो वो एक दूसरे से अलग कर दिए जाएं, तो तब तक वो चालन चलता रहता है। उसी प्रकार जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो पृथ्वी के संपर्क में जो वायु होती है वो गर्म होती है, फिर उसके ऊपर वाली वायु गर्म होती है। इस तरह क्या होता है, पृथ्वी से वायु जहाँ तक वायु संपर्क में है वो धीरे धीरे गर्म होने लगती है। ये चालन विधि से जो है वायुमंडल गर्म होता है। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है। अब जब वायु गर्म हो जाती है तो क्या होगी, ऊपर की तरफ उठेगी और वायुमंडल के ताप का संचरण करती है। और वो क्या है, गर्म है तो गर्मी लेकर के ही वो ऊपर बढ़ेगी। वायुमंडल के लंबवत ताप की यह प्रक्रिया संवहन यानी कन्वेक्शन कहलाती है। कन्वेक्शन यानी संवहन। संवहन में क्या होता है कि जो ऊष्मा का माध्यम है वो चलता है, चाहे ऊपर से नीचे चले या नीचे से ऊपर चले, ये जो है क्या होता है, संवहन होता है। तो संवहन के द्वारा भी वायुमंडल को गर्म किया जाता है और यह क्रिया सिर्फ क्षोभ मंडल तक ही सीमित होती है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहा जाता है। एडवेक्शन मतलब संवहन, अभिवहन। संवहन आपने देखा कि गर्म वायु ऊपर गई, ऊपर के वायु को गर्म करती गई और गर्म करती गई तो ऊर्जा का ह्रास होता गया और जब ऊर्जा का ह्रास हो गया तो पुनः नीचे की तरफ आने लगी और नीचे की गर्म वायु ऊपर की तरफ जाने लगी। तो इस क्रिया को संवहन कहा जाता है। लेकिन अगर धरातल के समानांतर क्षैतिज वायु चल रही है, वायु के क्षैतिज संचलन के कारण जो पृथ्वी का ताप एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है उसको अभिवहन कहा जाता है। क्षैतिज संचलन सापेक्षिक
रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती हैं। देखिए अभिवहन वाला जो थोड़ा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा होता है। अभी मान लो यहाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, अगर ठंडी हवा बह गई, गर्मी उड़ गई, तो क्या होता है, अभिवहन जो है अधिक महत्वपूर्ण है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भारत में गर्मी में चलने वाली स्थानीय पवन लू इसी का प्रतिफल है। यानी जो उत्तर भारत में लू चलती है गर्मियों के मौसम में, तो क्या होता है, गर्म हवाएं जो है पश्चिम से पूरब की तरफ आती हैं। अब आपका आता है पार्थिव विकिरण। कोई भी पार्थिव विकिरण भी अगला है पृथ्वी को ठंडा करने का एक तरीका। तो देखिए आपने पृथ्वी के धरातल को तापन और शीतलन का अध्ययन कर रहे हैं, तो जिसमें हमने बताया सूर्य की किरणों का जो कोण है और वो संवहन है, अभिवहन है, तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था ना। देखो कैसे था, देखो कंडक्शन चालन के माध्यम से, यानी संपर्क चालन विधि से एक कण दूसरे कण को गर्म करते हैं, इस तरह जो है गर्म होती है। और एक होता है संवहन, कन्वेक्शन। संवहन में क्या होता है, गर्म होकर ऊपर नीचे की तरफ आती, इस तरह ऊष्मा का संचार होता है। और तीसरा अभिवहन से ऊष्मा का संचार होता है। और तीसरा जो होता है पार्थिव विकिरण होता है। कोई भी वस्तु निश्चित तापमान पर विभिन्न प्रकार की ऊष्मा तरंगें प्रसारित करती हैं, जिसे विकिरण कहते हैं। पृथ्वी में होने वाले विकिरण को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के पश्चात एक विकिरण पिंड बन जाता है तथा वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगता है। यह ऊर्जा वायुमंडल के नीचे से गर्म करती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण से अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है। इसके पश्चात वायुमंडल विकिरण द्वारा ताप को अंतरिक्ष में संचरित कर देता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल का तापमान स्थिर रहता है। अब आप देखिए ऊष्मा बजट। ऊष्मा बजट क्या है? अब ऊष्मा बजट के बारे में देखिए। पृथ्वी के ऊष्मा बजट को एक चित्र द्वारा दर्शाया गया, जो आगे दिखाएंगे। पृथ्वी ऊष्मा का न तो संचय करती है और न ही ह्रास करती है, या अपने तापमान को स्थिर रखती है। ऐसा तभी संभव है जब सूर्य विकिरण द्वारा सूर्यातप के रूप में प्राप्त ऊष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचारित ताप बराबर हो। यानी जितना वो प्राप्त हो रहा है सूर्य से सूर्याताप, और उतना अगर पार्थिव विकिरण द्वारा वापस कर दिया जाता है, तभी ये संभव है कि संतुलन बना रहे, ऊष्मा का जो है संतुलन बना रहेगा। मान लें कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्यातप 100% है। वायुमंडल से गुजरते हुए ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित, प्रकीर्ण और अवशोषित हो जाता है। केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। यानी 100 इकाई में से 35 इकाई पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है, और 27 इकाई बादलों के ऊपरी छोर से तथा 2 इकाई पृथ्वी के हिमाच्छादित क्षेत्र द्वारा परावर्तित कर दी जाती है। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का अल्बिडो कहते हैं। प्रथम 35 इकाई को छोड़कर, यानी 35 इकाई जो है धरातल तक ही पहुंची ही नहीं। अब
जब धरातल तक पहुंची नहीं तो बची कितनी 65 इकाइयाँ अवशोषित होती हैं। किसके द्वारा? धरातल द्वारा। किसके द्वारा अवशोषित हो रही हैं वो देखिए, धरातल द्वारा, वायुमंडल द्वारा। अब कितना कितना अवशोषित हो रही हैं ये आप देख लीजिए। तो 65 इकाइयाँ अवशोषित होती हैं 14 वायुमंडल में तथा 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा। यानी पृथ्वी के धरातल पर 51% ऊर्जा सोखी गई और 14% वायुमंडल द्वारा सोख ली गई। पृथ्वी के धरातल द्वारा, पृथ्वी द्वारा अवशोषित ये 51 इकाई पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है। इनमें से 17 इकाई तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है और 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। 6 इकाई स्वयं वायुमंडल द्वारा और 9 इकाई संवहन के जरिए और 19 इकाई संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषित हो जाता है। यानी जो वायुमंडल है वो बहुत ज़्यादा देखो सोख रहा है। कितना? पहली बात कि एक तो पहले से वायुमंडल 14 इकाई सोखे पड़ा है आते समय ही, और जब पृथ्वी अपने पार्थिव विकिरण द्वारा वापस करने लगी जो 51 इकाई ऊष्मा प्राप्त की है, उसमें तो चलो 17 इकाई तो सीधे अंतरिक्ष में चली गई और 34 इकाई इसमें से वायुमंडल पुनः सोख लेता है। तो अब 14 और 34 48 इकाई वायुमंडल द्वारा सोख ली गई। इसमें से 14 इकाई सूर्य तप की और 34 इकाई पार्थिव विकिरण की है, जो हमने बता दिया कि 14 तो सीधे ले लिया था सूर्य से और 34 इकाई पृथ्वी से वापस जाते समय ये सोख लिया। वायुमंडल विकिरण द्वारा इसको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। और वायुमंडल क्या करता है? धीरे धीरे इसको क्या करता है? अंतरिक्ष में वापस कर देता है। वापस लौटने वाली विकिरण की इकाई क्रमशः 17 और 48 हैं, जिसका योग 65 है। अब देखिए 17 जो पृथ्वी ने सीधे वापस कर दिया और 48 जो वायुमंडल द्वारा सोखा गया था वो धीरे धीरे अंतरिक्ष में वापस कर दिया गया, जिसका योग 65 होता है। तो 65 तो सीधे अंतरिक्ष में पहुंच गया। वापस लौटने वाली ये इकाई इनमें 65 इकाइयों का संतुलन कर देती है जो सूर्य से प्राप्त होती है। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट अथवा ऊष्मा संतुलन है। यही कारण है कि ऊष्मा के इतने बड़े स्थानांतरण के बावजूद भी पृथ्वी न तो गर्म होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। अब आप नहीं समझ पाए हो तो इससे देख लीजिए। देखिए 100 इकाई चली सूर्य से 100% 100 इकाई पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो यहाँ 35% तो यहीं जो है ख़त्म हो जाता है, वो पृथ्वी तक पहुँचता ही नहीं है। यानी ये देखिए 27% अब देखिए इसमें 100% किरणें आती हैं और प्रकीर्ण होकर 6 इकाई तो इधर निकल गई, 6 इकाई वायुमंडल से ही रिफ्लेक्ट होकर अंतरिक्ष में चली गई।
और बादलों द्वारा 27 इकाई रिफ्लेक्ट कर दी गई, यानी तुरंत क्या कि वापस कर दी, यानी आया, टकराया और वापस चला गया। और 2% धरातल से टकरा के गया, वो जहाँ हिमाच्छादित क्षेत्र होते हैं वहीं से टकरा करके जो है वापस चला जाता है। तो अब देखिए आप, किरण धरातल तक पहुंचने से पहले कितनी वापस हो गई, 27, 2, 29, 29 और 6, 35। तो 35 इकाई तो धरातल पर पहुंची ही नहीं, वो वायुमंडल से ही वापस हो गई और हिमाच्छादित क्षेत्रों से हो गई। अब आप पृथ्वी को जो प्राप्त हुई, कितना प्राप्त हुई, 65। तो 65 में, अब देखिए उस 65 में जो आ रही थी किरणें, उसको जो वायुमंडल में जल वाष्प है वो 14 इकाई तो वही सोख लिया, 65 में से 14 वो सोख लिया। अब आपके पास कितना बचा, 65 में से जो है तो ये 49 इकाई जो है धरातल पर पहुंची। नहीं, 51 इकाई जो है, 14, ये 65 में से 14 जो है निकल गया, ये बादलों ने अवशोषित कर लिया, तो 51 इकाई बची जो कि धरातल पर पहुंची। अब धरातल पर 51 इकाई में 34 तो डायरेक्ट पहुंच गई, और जो बादलों से प्रकीर्ण होकर के जो धरातल पर पहुंची वो 17 हुई। तो 34 और 17 ये 51 इकाई धरातल को प्राप्त हुई। अब देखो इस 51 इकाई को जो है पुनः जो है इसको पृथ्वी वापस कैसे करती है, इसे आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से जब इसने 23 इकाई पृथ्वी विकिरण के रूप में वापस किया, तो जिसमें से तो 17 सीधे जो है निकल गई अंतरिक्ष में, और इसमें से 6% सोख लिया वायुमंडल। अब वायुमंडल में जो क्रियाएं होती हैं, प्रक्षोभयान, संवहन, वो जो है 9 इकाई इधर उधर कर दिया, और जो संघनन हुआ, संघनन में भी जो ऊर्जा खत्म हुई वो हुआ 19, यानी 19 और 9 28, और 28 और 6 34। तो ये 34 जो हम सीधे सूर्य से धरातल प्राप्त की थी, वो तो सब इसी वायुमंडल में 34 का 34 वापस कर दिया गया, और इसमें से 17% को क्या किया, वायुमंडल में भेज दिया। और वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष की ओर जो भेजा गया, यानी इसमें जो 34 तो यही था, 34 जो है तो ये 34 ये मिल गया वायुमंडल को, और 14 पहले से सोख के रखा है, तो इसके पास कितना था, 48। अब वो 48 को धीरे धीरे वायुमंडल में वापस कर दिया। अब आप देखेंगे कि प्राप्त जो ऊर्जा हुई थी
वो 65 हुई थी, और देखो जो वापस जा रही ऊर्जा वो भी 65 जा रही है, यानी 48 वापस जा रही, इधर से 17 वापस जा रही है। तो इस तरह 65 इकाई ऊर्जा धरातल प्राप्त करती है और 65 इकाई वापस कर देती है। पृथ्वी की सतह पर कुल ऊष्मा बजट में भिन्नता, तो ये भी भिन्नता देखी गई। जैसा कि पहले व्याख्या की जा चुकी है, पृथ्वी की सतह पर प्राप्त विकिरण की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी के कुछ भाग में विकिरण संतुलन में अधिशेष यानी सरप्लस पाया जाता है, परंतु कुछ भागों में ऋणात्मक संतुलन होता है। तो चित्र में पृथ्वी वायुमंडल तंत्र के शुद्ध विकिरण में अक्षांशीय भिन्नता को दर्शाया गया है। यह चित्र दर्शाता है कि शुद्ध विकिरण में अवशेष 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में अधिक, किंतु ध्रुवों के पास कमी पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ताप ऊर्जा ध्रुवों की ओर पुनर्वितरण समझ लीजिए की ओर पुनर्वितरण होता है। फलस्वरूप उष्णकटिबंध ताप संचय के कारण बहुत अधिक गर्म नहीं होता और न ही उच्च अक्षांश अत्यधिक कमी के कारण पूरी तरह से जमे हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो ऊष्मा का जो बजट है वो सर्वत्र एक जैसा नहीं है। सही बात है कि कहीं पर अधिक ऊर्जा पाई जाएगी और अधिक ऊर्जा वापस की जाएगी, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं कि जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, सीधी नहीं पड़ती हैं, वहाँ का ऊष्मा बचत कुछ कम होता है, तो ध्रुवों की तरफ जाने पर कम हो जाता है। परंतु जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं ये क्या करते हैं, ये अपने ऊष्मा को अभिवहन के माध्यम से यानी हवाओं के माध्यम से वो ध्रुवों तक भी पहुंचा दिया जाता है, जिससे ध्रुवों का ताप बहुत कम नहीं हो पाता और वो जमने से बचते हैं, और कहीं पर जम भी गए हैं तो इस तरह जो क्षैतिज ऊर्जा का संचार होता है वो बैलेंस बना लेते हैं। तापमान वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य तप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में पाया जाता है। यहाँ ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान पर गर्म या ठंडा होने का डिग्री में माप है। तो ये क्या है, तापमान क्या है, इसको इसमें समझाया गया है कि वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य तप का जो क्रिया होता है उस क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है और उसी ऊष्मा को तापमान के रूप में मापा जाता है। जहाँ ऊष्मा किसी पदार्थ कण के अणुओं की गति को दर्शाती, यानी ऊष्मा मात्र क्या करता है, पदार्थ के अणुओं की गति को दर्शाती है, वहीं तापमान किसी स्थान पर गर्म या ठंडा होने का डिग्री में माप है। तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। वो कारक क्या क्या हैं? नंबर 1, उस स्थान की अक्षांश रेखा। नंबर 2, समुद्र तल से उस स्थान की ऊंचाई या उत्तुंगता, उत्तुंगता माने ऊंचाई। और नंबर 3 है समुद्र से उसकी दूरी। और नंबर 4 है वायु संघत या परिसंचरण। नंबर 5 है कोष्ठ तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति। नंबर 6 है स्थानीय कारक। तो आइए हम देखते हैं पहला
जो कारक है अक्षांश, अक्षांश किस तरह तापमान को प्रभावित करता है। किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान पर प्राप्त सूर्यातप पर निर्भर करता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि सूर्यातप की मात्रा में अक्षांश किसी भी स्थान पर तापमान, अक्षांश किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा सूर्यातप पर निर्भर करता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि सूर्यातप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है, अतः तदनुसार तापमान में भिन्नता पाई जाती है, ये अक्षांशों के अनुसार। अब इसको आप ये सीधा सीधा समझना चाहें तो देखो, निम्न अक्षांशों और मध्य अक्षांशों में निम्न अक्षांश से ध्रुवों की तरफ आप जाएंगे तापमान घटता जाता है, परंतु मध्य अक्षांशों में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ उच्च तापमान पाया जाता है। तो कहने का मतलब ज्यों-ज्यों आप अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं, उच्च अक्षांशों की तरफ, निम्न से उच्च स्थानों की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या होता है, सूर्यातप का ह्रास होता है, यानी कम होता जाता है। उत्तुंगता यानी समुद्र तल से ऊंचाई, तो समुद्र तल से ऊंचाई भी तापमान को प्रभावित करता है। जो स्थान समुद्र तल से जितनी ही ऊंचाई पर होगा वहाँ उतना ही कम सूर्यातप प्राप्त होगा। उत्तुंगता के बढ़ने के साथ साथ तापमान के घटने की दर को सामान्य ह्रास दर कहा जाता है, और यह दर जो होता है 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। इसी को सामान्य ह्रास दर कह रहे हैं। अगर ऊंचाई आप 1000 मीटर ऊपर उठते हैं तो वहाँ 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। अब समुद्र से दूरी, यदि किसी स्थान समुद्र से दूर है तो वहाँ भी तापमान में प्रभावित होगा, क्योंकि समुद्र के पास वाले स्थान धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडे होते हैं, इसलिए वहाँ जो है तापमान में भिन्नता कम पाई जाती है। परंतु यदि वो समुद्र से काफ़ी दूर हैं तो वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो इस तरह तापमान का जो वितरण है वो समुद्र की दूरी भी प्रभावित करती है। वायु संहति एवं महासागरीय जलधाराएं, धरातल एवं समुद्री समीरों की तरह है वायु संहतियाँ भी तापमान को प्रभावित करती हैं। कोस्ट वायु संहति यानी जो गर्म वायुमास है वो जो है जिन स्थानों से बहेगी वहाँ क्या कर देगी, तापमान बढ़ा देगी, और उसी तरह शीत वायु संहतियाँ जो कोल्ड एयर मास है वो जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ के स्थानों को ठंडा कर देगी। इस प्रकार ठंडी महासागरीय धाराओं के प्रभाव के अंतर्गत आने वाले समुद्र तटों की अपेक्षा गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव में आने से तटों का तापमान अधिक हो जाता है। यानी इसी तरह गर्म जलधारा अगर आकर तट तक टकराती है तो तटीय क्षेत्रों में ताप बढ़ जाता है, और ठंडी अगर जलधारा आके टकराएगी तो तापमान कम हो जाएगा। तापमान का वितरण, अब इसको जो है अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि तापमान का वितरण, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए तापमान का वितरण अब अगले जो है वीडियो में बताएंगे।